तो नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, रुक करेंगे खबरों की ओर। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की महिला सम्मान योजना विवादों में फंस गई। कांग्रेस और बीजेपी ने इस योजना पर पहले ही सवाल खड़े किए थे। दिल्ली के अफसरों ने भी अखबार में विज्ञापन देकर कहा था कि दिल्ली सरकार ऐसी कोई योजना नहीं चला रही। अब दिल्ली के गवर्नर वीके सक्सेना ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने जांच के आदेश जारी होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी पर आरोप लगाए और अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई दी। सुनिए। जिसमें हमने कहा था कि हर महिला को 2100 रुपए दिए जाएंगे। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया था कि हजार रुपए हर महिला को दिए जाएं, लेकिन मैंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद इसको बढ़ा के हम 2100 रुपए हर महिला को देने शुरू करेंगे। बुजुर्गों के लिए हमने ऐलान किया था कि 60 साल से ऊपर के हमारे जितने बुजुर्ग हैं उन सभी बुजुर्गों को उनके इलाज का सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो। ये दोनों योजनाएं इतनी हितकारी थी, जनता के पक्ष में थी, लोगों के पक्ष में थी कि इन योजनाओं में हमने जैसे ही रजिस्ट्रेशन, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही रजिस्ट्रेशन करना चालू किया, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगने लग गई। लोगों में इतना उत्साह था, लोग बहुत खुश थे और लाखों लोगों ने, चंद दिनों के अंदर लाखों लोगों ने इसका रजिस्ट्रेशन किया। जाहिर तौर पे बीजेपी की नींद उड़ गई। बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और बीजेपी के कई नेताओं ने मुझे फोन करके बोला कि जी चुनाव तो खत्म हो गया। बोला लगता नहीं इस बार 3-4 सीट भी आएंगी, और बोला कि जीतनी तो दूर की बात है, कई सीटों पे बीजेपी की हो सकता है जमानत जब्त हो जाए। तब इन्होंने ये ठान लिया कि इन योजनाओं को किसी भी तरह से बंद करना है। इन्होंने अपने गुंडे भेजे, कई जगह जहां पे कैंप लगे थे वहां पे गुंडों ने हमारे कैंप उखाड़ने की कोशिश की। इन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस भेज के इन्होंने उखाड़ने की कोशिश की। और आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भाई जो जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे, पर ये अभी से रोकना चाहते हैं। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज इन्होंने अपने इस कदम से, बीजेपी ने अपनी नीयत साफ कर दी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ये चुनाव क्यों लड़ रही है। हम बार बार कह रहे थे बीजेपी को, भाई आप दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ रहे हो, आप क्या करोगे ये तो बताओ। तो आज उन्होंने बता दिया कि अगर वो दिल्ली में आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी का एक ही मकसद है, आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, आपकी संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे, आपके जो दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस का सफर मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपकी फ्री बिजली बंद कर देंगे, आपका फ्री पानी बंद कर देंगे, आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, आपको दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो अच्छा और फ्री इलाज मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपको सरकारी स्कूल जो शानदार हो गए उन स्कूलों का कबाड़ा कर देंगे और फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव आपके लिए कुछ करने के लिए नहीं लड़ रही, सब कुछ बंद करने के लिए लड़ रही है। आज उन्होंने ये साबित कर दिया, महिला सम्मान योजना ये बंद करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि महिलाओं का भला हो, ये नहीं चाहते कि बुजुर्गों का भला हो। ये संजीवनी योजना बंद करने के लिए ये तो इन्होंने आज एक हिंट दिया है, एक इशारा दिया है, अपनी नीयत बताई है कि बीजेपी अगर चुनाव बीजेपी को वोट दोगे तो बीजेपी सारी योजनाएं आपकी बंद कर देंगी। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली पहुंचे और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए उन्हें निमंत्रण दिया।
आपको बता दें कि सीएम योगी रविवार को बीजेपी के संगठन चुनाव से जुड़ी अहम बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और चुनाव अधिकारी महेंद्रनाथ पांडे भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में सभी प्रदेशों के अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। तो पूर्व राष्ट्रपति से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और महाकुंभ 2025 का पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को निमंत्रण दिया। और साथ ही साथ आपको बता दें कि और कई महत्वपूर्ण बैठक होगी और जिसमें मुख्यमंत्री और बीजेपी उत्तर प्रदेश के प्रभारी और भूपेंद्र चौधरी भी उसमें मौजूद रहेंगे। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है, जहां सपा कार्यालय के बाहर एक और होर्डिंग लगाई गई है जिसमें यह लिखा था कि हक है, दम है, अंबेडकर हैं तो हम। दरअसल यह होर्डिंग अंबेडकर अपमान को लेकर लगाई गई। आपको बता दें कि अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के विरोध में यह होर्डिंग वार या पोस्टर वार चल रहा था, लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में अब एक बार फिर होर्डिंग वॉर शुरू हो गया। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। आसिफ, मतलब होर्डिंग वार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले बटेंगे तो कटेंगे से शुरुआत हुआ और इसके बाद हमने मतलब लगातार हमने देखा कि पोस्टर वार शुरू हुआ और अब पोस्टर वार अंबेडकर पर शुरू। अब यह कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगाया गया है। क्या कुछ कहा गया है होर्डिंग में, क्या कुछ लिखा गया है और उन लिखे हुए शब्दों के क्या मायने? आसिफ, देखिए शिवम, जिस तरह से अगर पोस्टर वार की बात करें तो यूपी में पोस्टर वार की सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में समाजवादी पार्टी का ताबड़तोड़ पोस्टर वार चला, जिसके जरिए बीजेपी सरकार और योगी सरकार को घेरने का काम किया गया और अंबेडकर अपमान हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया अंबेडकर पर। इसको लेकर विपक्षी दलों ने हो हल्ला और शोर शराबा मचाना शुरू कर दिया और जिस तरह से खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरा, बयानों के जरिए घेरा और साथ ही साथ संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया और बीजेपी को यह बताया कि यह संविधान को मानने वाली पार्टी नहीं है और यह अंबेडकर का अपमान करती है। और आज इस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और कई चौराहों पर एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा गया हक है, दम है, अंबेडकर हैं तो हम हैं। इसका साफ मतलब है कि अगर हम लोग हक की लड़ाई लड़ते हैं तो हम हैं, यानी कि दम रहेगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहने की कोशिश की है कि वह दलितों की लड़ाई लड़ेंगे और संविधान आरक्षण को लेकर दमदारी तरीके से उनकी लड़ाई लड़ेंगे और यह भी कहा कि अंबेडकर है तो दम है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का इशारा साफ है कि संविधान है तो लोग कानूनी अधिकार पाएंगे, संवैधानिक अधिकार पाएंगे और जीने का हक पाएंगे। यही साफ इशारा है कि भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था उससे समाज भी सुरक्षित है और साथ ही साथ सबको न्याय भी मिल रहा है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के बाद जो है पीडीए पर चर्चा का आगाज किया है, उनके कार्यकर्ता गांव-गांव और गली गली जाकर अंबेडकर के विचारों को लोगों को सामने रखेंगे। 403 विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अंबेडकर और दलित महापुरुषों के विचारों को लोगों को सामने रखेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि समाजवादी पार्टी ही संविधान को बचाने वाली पार्टी है, दलितों की मसीहा है। आसिफ, मेरा सवाल यह है कि एक तो ये होर्डिंग किसकी तरफ से लगवाया गया है और दूसरा सवाल यह है आसिफ कि जिस तरह से गृह मंत्री के द्वारा राज्यसभा में बयान दिया गया
उसके बाद विपक्षी लगातार इस मामले को उठाने लगे कि अंबेडकर साहब का अपमान हुआ है, और अभी पिछले 2-3 दिन से ये लगा कि भाई चलो अब ये मामला धीरे धीरे शांत हो गया है और अब ये नहीं होगा। लेकिन क्या ये पोस्टर ये बता रहा है कि ये जो लड़ाई है या जो ये एक तरीके का एजेंडा विपक्ष चलाने की कोशिश कर रहा है, वो विपक्ष इस एजेंडे को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रहा है, इसीलिए आग में बार बार घी का हवन किया जा रहा है कि भाई ये आग पकड़े रहेगा तो आगे आने वाले चुनाव में हम जो वो पीडीए वाला फॉर्मूला है उसे सार्थक कर पाएंगे। इसीलिए अब एक बार ये फिर लड़ाई पोस्टर वार के जरिए ही सही लेकिन चलती रहे, जीवित रहे, ये बहुत जरूरी है। देखिए, स्वयं आपने बहुत सही सवाल किया और इसका मतलब भी साफ है। जिस तरह से अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान को लेकर समाजवादी पार्टी ने जो एयर तैयार किया, उसका बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मिला। 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा किया। अगर उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव में जिस तरह से संविधान और आरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार ने घेराबंदी की, बड़ी मेहनत की और कहीं न कहीं जो पीडीए फार्मूला था वह फेल दिखा। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि बेईमानी और गड़बड़ी के बल पर बीजेपी ने 7 सीटों पर कब्जा किया, लेकिन जो राजनीतिक समीकरण देखने को मिले उसमें। आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अम्बेडकर हैं तो हम हैं, मतलब हक है, दम है, अम्बेडकर हैं तो हम हैं। एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों के बीच बड़ा हादसा हो गया। हाई टेंशन तार खींचते समय टावर गिर जाने से 8 मजदूर घायल हो गए। हादसे में एक मजदूर का पैर कटने की बात सामने आई है। कई मजदूर टावर के नीचे दब गए और हादसे में कुल 8 मजदूर घायल हुए हैं। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। सूचना पाकर तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सराय इनायत थाना क्षेत्र के जगबंधनपुर सहसो गांव में रिंग रोड के पास हाई टेंशन तार खींचने का कार्य चल रहा था। तार खींचते समय खंभा टूट कर नीचे गिर गया। इससे 5 मजदूर घायल हो गए। महाकुंभ की तैयारी के बीच ये बड़ा हादसा हो गया। भैया तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के समय आप देख सकते हैं कि लोहे की ये जो टावर है किस तरह से टूट कर गिरी और इसमें 8 मजदूर बुरी तरीके से घायल हुए। और खबर है कि एक मजदूर का पैर जो है वो बुरी तरीके से फ्रैक्चर हो गया। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका मेरे साथ स्वागत। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के संभल में सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर में घुसने वाले शख्स जिसका नाम अजय शर्मा है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना गुरुवार शाम की है जब आरोपी पर सांसद और उनके पिता को धमकी देने का आरोप लगाया गया। हालांकि घटना के वक्त सांसद जियाउर रहमान बर्ग घर पर मौजूद नहीं थे। दरअसल गुरुवार शाम को अजय शर्मा नामक शख्स सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर में पहुंचा था। वहां उसने कथित तौर पर सांसद और उनके पिता को धमकी दी। सांसद के परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद संभल के थाना नखासा की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वो कल आया था, जो कि पिछले हफ्ते में जामा मस्जिद में मत्था टेक रहा था, वही लड़का था। तो यहाँ बदतमीजी करी, आन के धमकी दी कुछ कि ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, ये कहाँ है, बहुत मुकदमा करते हैं, ये बलवा करवाना चाहते हैं। उसने इन अल्फाजों का यूज करा। कौन कौन उस समय यहाँ मौजूद थे? ये हमारे मोहल्ले के लोग थे, जिसमें के एक हबीब थे, उन्होंने भी देखा, और हमारे कुछ और लोग और थे। फिर हमने उसे भगवाया। मैंने पता न क्या कर दे, किस मकसद से आया है वो सामने वाला, हमें तो पता नहीं था फिलहाल। तो हमने सूचना दे दी है नखासा थाने में। कार्रवाई जी, सुरक्षा को लेकर कोई बात? सुरक्षा के लिए हमने तहरीर में नहीं लिखा। हम तो अब जैसा आप पूछ रहे हो वैसे जवाब दे रहे हैं कि आप कही है हमने। क्या सुरक्षा के लिए यहाँ इंतजाम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए भाई। एक आम आदमी तो सेफ है ही ना, तो मतलब एमपी और सांसद तो रहे जो हमारी वो करते हैं, जो हमें
जी जिताया है उन्हें, इतनी पब्लिक ने, इतनी आवाम ने, 6-6.5 लाख वोटों से हम जीता हुए हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए कुछ होना चाहिए। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का भी कोई जवाब नहीं आया। क्या सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आई है उसकी? वो हमारे सीसी कैमरे धुंधले हैं थोड़े से, लेकिन अब मैं पहचान सकता हूँ उसे कि हाँ वो शख्स था। तो संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी का आज भूमि पूजन किया गया। पुलिस ने इसके लिए तैयारियां की थी और पूजन के लिए पंडित जी को बुलाया गया था। पुलिस चौकी के निर्माण के लिए खुदाई पर ईंट रखी जानी थी। आचार्य शोभित शास्त्री पूजन सामग्री लेकर पूजन के लिए खुदाई वाली जगह पर पहुंचे और विधि विधान से भूमि पूजन का कार्यक्रम कराया गया। तेज बारिश के बावजूद भूमि पूजन का कार्यक्रम चलता रहा। पंडित शुभ शास्त्री ने कहा कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए भूमि पूजन बेहद महत्वपूर्ण होता है। दरअसल संभल में जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन रही है और इसी को लेकर पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में भूमि पूजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य पंडित शोभित शास्त्री ने भूमि पूजन करवाया। देखिए, आज किसी भवन को निर्माण करने से पूर्व हम लोग वास्तु मंडल देवता का पूजन करते हैं। यहाँ पर चौकी के निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ है। हम लोगों ने भूमि से आग्रह कर प्रार्थना कर उस गर्भगृह को खोदने से पूर्व पूजन किया। उसके बाद वहाँ शिलान्यास, वास्तुपति मंडल देवता, किसी प्रकार का इस भवन में कोई भी वास्तु मंडल दोष ना रहे ऐसा भाव करते हुए भूमि का पूजन किया। नाग नागिन का जोड़ा, वास्तु यंत्र, एकाक्षी नारियल, तांबे का सिक्का इत्यादि पूजन सामग्री रखकर वहाँ पूजन कर शिलान्यास किया गया। भगवान का जो शुभ मुहूर्त भूमि का स्थिर लगन का है, हमने स्थिर लगन में इसका पूजन किया और बहुत शुभ नक्षत्र में इसका पूजन हुआ है आज। और वास्तु मंडल द्वारा से यही देवता से भी यही प्रार्थना की गई कि सबके लिए मंगल का। संभल नगरी क्षेत्र में जो जामा मस्जिद है उसके आसपास रहने वाली फोर्स के आवासीय व्यवस्था हेतु चौकी का निर्माण किया जा रहा है। पूजन के पश्चात लेआउट के अनुसार इसका निर्माण कार्य कराया जाएगा। एक पर्याप्त पुलिस बल यहाँ तैनात किया जाएगा जो यहाँ अवस्थित होगा। इसी के अनुसार चौकी का निर्माण किया जा रहा है। इसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है, शीघ्र ही इसका भी कार्य किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर विवादों में हैं। दरअसल उनका एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसमें वो मीडिया से बातचीत के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान एक पत्रकार ने उनसे सड़क ठीक न होने की बात कही। इसका जवाब देते हुए राजभर ने कहा कि हम तो दिल्ली और लखनऊ से लग करके पैसा भिजवा देते हैं कि सड़क का काम सुचारू रूप से हो जाए। अब यहां ठेकेदार सही से काम नहीं कर रहे हैं तो आप हमसे शिकायत करते हैं। ठेकेदार को कहता है कि पहले ही हम मंत्री जी को वहां दे देते हैं। एक ठेकेदार कह रहा हूं बुला लो मेरे सामने, एक ठेकेदार कह रहा हूं बुला लो मेरे सामने। कोई मुझे कह दे आप क्या बात करते, बुला लो उसको। एक ठेकेदार कोई कह दे यहाँ का कि ओम प्रकाश राजभर को पैसा दिया हूं, जूता मारूंगा ऐसे ठेकेदार को। कोई कह देगा तो ऐसे थोड़ा राजभर घूमता है। वो लोग हैं जो गलत करते हैं, वो बोलते हैं। तो वहीं महाराजगंज के पश्चिम के शातिर चोरों के गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़ में शातिर बदमाश बबलू घायल हो गया और पुलिस ने गैंग के 3 बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया। देश भर में बदमाशों का नेटवर्क फैला था और चोरी, लूट और छिनैती से पहले ये रैकी किया करते थे। बदमाश बड़ी ज्वेलरी की दुकानों में चोरियां किया करते थे। बदमाश के पास से चोरी का सामान भी बरामद किया गया है और इसके अलावा पुलिस ने 2 किलोग्राम चांदी और सोना भी बरामद किया। तो कन्नौज के छिबरामऊ थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और पत्नी से जुड़े विवाद में युवक पर, दूसरी पत्नी से विवाद में जुड़े युवक पर फायरिंग की गई। युवक और आरोपी रिश्तेदार ने पहले साथ शराब पी और फिर घटना को अंजाम दिया। घायल को छिबरामऊ अस्पताल में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है और संभल जिले का रहने वाला ये बताया जा रहा है। एक मामला आया था, क्या मामला है, क्या लगा? अभी एम्बुलेंस 108 द्वारा एक पुरुष को हमारे इमरजेंसी वार्ड में लाया गया, जिसके सीधे हाथ के सीने की तरफ व पीछे की तरफ में उसके चोटें थी। बाकी उसकी हालत थोड़ी सी नाजुक थी, तो उसका उपचार के उपरांत उसको तुरंत सेवा के लिए रेफर किया गया व पुलिस को उसकी जानकारी दे दी गई है। प्राथमिक तौर पे चोटें तो ओपन वुंड है, अब उसमें तो बाकी एक्सरे वगैरह होके तब पता चलेगा कंफर्म कि क्या। ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसकी जांच होगी वहाँ पे हायर सेंटर पे, हमारे मेडिकल कॉलेज में एक्सरे वगैरह होगा तब
उसमें क्लियर होगा कि अब दिनांक 27/12/24 को समय करीब 8:30 बजे मनवीर यादव सन ऑफ श्रीपाल जनपद संबल ने 112 को सूचना दी थी कि उसके रिश्तेदार ने कन्नौज हॉस्पिटल के सामने खरौली गांव के पास में गोली मार दी है। इस सूचना पर घायल मनवीर को तत्काल सौसैया हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के उपरांत मेडिकल कॉलेज तिरवा रेफर कर दिया गया है। घायल की हालत स्थिर है। घायल ने पूछने पर बताया कि उसके रिश्तेदार पुष्पेंद्र एवं उसके और अन्य रिश्तेदारों ने हमने आपस में मिलकर पहले शराब पी थी। शराब के बाद में मेरी दूसरी पत्नी के विवाद को लेकर उसने और उनके रिश्तेदारों मेरे संग मारपीट की और फिर मुझे गोली मार दी। घटना की विस्तार से जानकारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्तों की तलाश जारी है। वहीं मथुरा पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और स्वाट टीम और थाना कोतवाली पुलिस की साझा कार्रवाई में फिरौती और अपहरण करने वाले 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान फुरकान पुत्र बुरहान निवासी नू हरियाणा के पैर में गोली लगी और आपको बता दें कि 15 फरवरी को फुरकान ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपहरण किया, जिसमें फिरौती मांगी गई थी और पुलिस ने बदमाश फुरकान के 2 साथी जुनैद और काला को गिरफ्तार कर अपहरण सुबह पुलिस ने सकुशल उसे बरामद किया और पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से अवैध जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बरामद की। तो वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के स्मारक पर भी अब सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री की अंत्येष्टि और स्मारक के लिए सरकार जगह नहीं ढूंढ पा रही। यह उनका अपमान है। भाजपा ने कांग्रेस पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया। भाजपा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा और एनडीए सरकार उन्हें उचित सम्मान देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, जिन्होंने देश के आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख नींव रखी। इसी के मद्देनजर कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में फैसला किया कि मनमोहन सिंह की याद में एक स्मारक बनाया जाएगा और इस बात से कांग्रेस पार्टी को अवगत करा दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक विवाद के बीच पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी का दर्द छलक उठा है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर कांग्रेस ने एक शोक सभा आयोजित करने की जहमत तक नहीं उठाई। भाजपा नेता CR केसवन ने सोशल मीडिया पर कांग्रेस की आलोचना की और पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव का जिक्र किया, जिनका दिल्ली में स्मारक नहीं बनाया गया। तो वहीं पंजाब के बठिंडा में भारी बारिश के बीच एक बस पुल से नीचे गिर गई। बस में सवार 8 लोगों की मौत हो गई। पुल पर रेलिंग नहीं थी। अगर रेलिंग होती तो शायद बस नाले में गिरने से बच सकती थी। अधिकारियों ने बताया कि 20 से अधिक यात्रियों को लेकर बस तलवंडी साबो से बठिंडा जा रही थी और हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में अपना हाथ बटाया और इस हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। जख्मी लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। जो इंसिडेंट आज बड़ा अनफॉर्चुनेट तलवंडी साबो में हुआ है, इसमें टोटल 46 पैसेंजर्स निकाले गए हैं और जो हॉस्पिटल भेजे गए थे तलवंडी साबो सिविल हॉस्पिटल और इधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसमें टोटल 8 डेथ्स कंफर्म हुई हैं और बाकी सारों की कंडीशन हेल्थ कंडीशन स्टेबल है। कोई लापरवाही पाई गई है? किसकी लापरवाही की? जो जी मौके पे जो स्टेबल पेशेंट्स पैसेंजर्स हैं, उन्होंने बताया कि बस भी स्पीड में थी तो आगे से एक ट्रॉला भी स्पीड में आ रहा था, तो जो बस का ड्राइवर है वो भी नहीं संभाल पाया, ऊपर से बारिश भी थी, तो जब उनका आपस में टकराव हुआ है तो मतलब बस पलट गई, तो उसके बाद वो वहाँ नाले में गिर गई। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। गाजियाबाद के कविनगर स्थित रेस्तरां के बाहर गाड़ी पार्क करने को लेकर मारपीट हो गई और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। पुलिस ने आरोपी आयुष, नीतीश और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो मिला और इसमें कुछ युवक एक अन्य युवक के साथ मारपीट करते हुए देखे जा रहे हैं। इस वीडियो की जांच की गई तो पता चला कि यह घटना थाना कविनगर क्षेत्र स्थित RDC के इलाके की है। एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि कार चालक पर लाठी डंडों और लात से हमला करने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।